वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को टास्क दे दिया गया। ज़राए का कहना है कि आइंदे हफ्ते में पहले सेनेट और फिर कौमी असम्बली से तरमीम पास करवाई जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहर्रिक है और इस 2.5 साल की हुकूमत में ये दूसरी बड़ी तरमीम की जा रही है। इससे कबल 26वीं आईनी तरमीम हुई थी और अब 27वीं आईनी तरमीम लाने की बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 18वीं तरमीम को अपना क्रेडिट समझती है और ये कहती है कि हमने सूबों को इख्तियार दिया है, तो अब जो तरमीम होने जा रही है जिसमें NFC अवार्ड्स का मामला भी है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना क्या स्टैंड लेगी और साथ ही मौजूदा हुकूमत तमाम सियासी जमातों को 26वीं आईनी तरमीम में ऑन बोर्ड रखने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रजा हारून साहब और इनके हमरा हैं अजहर लगारी साहब, रहनुमा है PTI के। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रजा हारून साहब का। रजा हारून साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे कबल हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम में भी बहुत मुतहर्रिक थी और 27वीं आईनी तरमीम का भी बिलावल भुट्टो के एक्स पैगाम से पता चला। क्या समझते हैं आप कि ये तरमीम कितना पॉसिबल है कि आसान तरीके से हो जाए, क्योंकि इसमें NFC अवार्ड का भी मामला है? देखिए, अभी ये इब्तिदाई स्टेज है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के सामने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उनकी टीम ने, ये गवर्नमेंट की अमेंडमेंट है जो उनके सामने रखी है, जिसमें 7 मेजर नुकात हैं। उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल कोड तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना देरीना मुतालबा रहा है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी पार्ट है, तो वहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर, उस पर कल पीपल्स पार्टी ने अपना CEC का इजलास बुलाया है, जहाँ चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब और उनकी CEC के मेंबरान जो है वो बैठ के इस पर सैर-हासिल गुफ्तगू करेंगे। जब तक वो तफसीलात सामने नहीं आती पर कोई कमेंट करना या पार्टी करना तो एक और दिन की बहुत बात है, रुक जाए। जहां तक मेरा ख्याल है कि जो 18वीं तरमीम में जो सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से जानी जाती है और मानी जाती है और कहा जाता है कि 18वीं तरमीम ने 73 के आइन को अपनी असली शक्ल में बहाल किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा NFC के हवाले से कोई बात करना या सूबाई महकमों को वापस विफाक में लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं है ना जी। आप एक पाकिस्तान के विफाक में जो पाकिस्तान का आइन है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शहरियों और रियासत के साथ है। अब रियासत के 4 सतून और है विफाक में, जो कि हमारी 4 सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई असम्बली हैं। हर उस सूबाई असम्बली का मौक़िफ़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस सूबे के हकूक के हवाले से माइनस या प्लस की कोई बातें होंगी तो ये एक बहुत बड़ी मुशावरत की इसमें जरूरत होगी। अभी अगर उन्होंने शुरू में कोई बात की है तो जब तक उसका कंटेंट सामने नहीं आ जाता, मुसविदा सामने नहीं आ जाता कि एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, उस वक्त तक उस पर कमेंट नहीं किया सकता। ये जरूर है कि इस पे कंसल्टेशन जो है वो बड़ी वाइड होनी चाहिए। तमाम सूबों के इसके अंदर मामला आते हैं, विफाक के भी सूबों के साथ रजा हारून साहब, ताल्लुकात के हमने मामला 26वीं आईनी तरमीम में भी ये देखा था कि बिलावल भुट्टो साहब कई बार मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे गए, आसिफा भुट्टो साहब भी साहिबा भी उनसे मुलाकात के लिए गई। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से फिलहाल, मतलब जब अब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई। शायद इसकी वजह एक ये भी है कि 61 वोट सेनेट में आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं और फिर ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो ANP से भी वोट्स के हवाले से बातचीत कर रही है। 3 वोटों का फर्क है। खदीजा, देखें, ये जो एक तो होती है नॉर्मल रूटीन की कानून साजी, जो कानून में तरमीम होती है, नए कानून बनते हैं, वहां तो सिंपल मेजोरिटी से आप काम चला लेते हैं। लेकिन जो आईनी तरमीम है, एक तो उसमें आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। दूसरा, उसमें अफजल बात हमेशा ये होती है कि उस तरमीम से पहले मुनासिब वक्त दिया जाए और एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, खास तौर पर उन फरीकैन के साथ जो उस तरमीम से इत्तेफाक नहीं करते या अपना कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उस तरमीम को पेश करने से पहले उस मुसव्वदे को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या जैसे मैंने कहा 4 सूबाई असेंबली हैं उनके अंदर, इसमें इसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है और सबका इनपुट लेना बहुत जरूरी है। यही वो फर्क है जो आईनी तरमीम में और एक नॉर्मल बुनियादी कानून की तरमीम में होता है कि आईनी तरमीम उसी वक्त अच्छी समझी जाती है जब वो कंसेंसस के साथ आए, उसमें कोशिश की गई हो सबको मनाने की, उसके बाद वोटिंग में 2/3 अक्सरियत की, इसीलिए इसके अंदर वो एक क्लॉज रखा गया।
अच्छा, लगारी साहब का रुख करेंगे। लगारी साहब, ये बताइएगा कि वंस ये तरमीम के हवाले से तो बातचीत हो ही रही है, क्या हुकूमत के अरकान ने आप लोगों से राब्ता किया है? और 27वीं आईनी तरमीम के बारे में जो बातें हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टैंड है? देखिए जी, हमसे ऑफिशियली तो अभी तक राब्ता नहीं किया गया, लेकिन आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है नेशनल असेंबली में जी। और वहाँ पे हमारे जो चेयरमैन है कायम मकाम गोहर साहब, उन्होंने तकरीर भी फरमाई। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो तकरीर कर रहे थे तो उनकी तकरीर काट दी गई और तमाम चैनल से ऑफ एयर कर दिया गया, तो मैं उनको पूरा नहीं सुन सका। लेकिन उन्होंने यही कहा कि जी ये जो तरमीमें होती हैं ये कौम के मफाद में होनी चाहिए, किसी एक दो अफराद के मफाद में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैं तो सामने रजा हारून साहब बैठे हैं, मेरे लिए भाइयों की तरह है, और इनकी पार्टी ने जो है ये आइन जो है बनाया था भुट्टो साहब ने 1973 में। और आज अफसोस होता है मुझे कि आज का जो आइन है वो बिगाड़ दिया गया है 1973 के आइन के मुकाबले में। इस वक्त जो आइन की सूरत हाल है वो बड़ी जो है ना अबतर है, मेरा अपना ये व्यू है। और दूसरी बात ये जो आपने 27th अमेंडमेंट का कहा है कि ये रजा भाई ने भी कहा कि इसकी डिटेल्स नहीं आई है, शायद इनको तो मुस्तविदा मिल चुका है अकॉर्डिंग टू बिलावल भुट्टो साहब की जो ट्वीट है कि उनको मुस्तविदा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। लेकिन हमारे पास तो ना मुस्तविदा है, हम तो ज़ाहिर सुनी सुनाई बातों पे ही चल रहे हैं। जो बिलावल साहब ने जो बातें की हैं उन पे अगर बेस किया जाए तो इसमें जो तरमीमें हैं वो तो उसकी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो ताकत का मरकज है वो कोई एक जगह हो जाए, उससे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। जुडिशरी देखें ना, जुडिशरी बुरा है। अब जुडिशरी की अगर आप ट्रांसफर्स करेंगे और वो ट्रांसफर इस तरह होंगे कि जिस तरह कोई एसएचओ या कांस्टेबल के ट्रांसफर हो, एक फोन कॉल पे हो जाएं। अब उसमें ना आप कोई देखते हैं कि कहाँ किसने कितनी सीनियरिटी गुजारी है, कहाँ जो है वो कंसेंसस उनके हैं नहीं है। कमीशन की तैनाती का भी मामला है लगारी साहब इसमें। किसका जी? इलेक्शन कमीशन की तैनाती का भी मामला है। साहब को तो जी वो रिवॉर्ड मिला है ना, वो तो चल रहे हैं अभी तक और उनको तो कोई छेड़ा ही नहीं जा रहा। और इसमें मैं अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि 22 मेंबरान सेनेट और 74 मेंबरान कौमी असेंबली जो अपोजिशन के हैं वो अपनी सिग्नेचर्स के साथ तहरीक जमा करा चुके हैं, एप्लीकेशन जमा करा चुके हैं चेयरमैन सेनेट के पास भी और स्पीकर को असेंबली के पास भी, महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के लिए, दोनों कायदे ऐवान जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए। अभी तक उस पे भी कोई न्यूनेस रूल जो है असेंबली का कि अगर कोई जो भी बेंचेस अपोजिशन की होती है, जिनके पास ज्यादा बेंचेस होती है, अगर उनकी कोई दरखास्त आती है और पोजीशन वैकेंट है तो वो फौरन अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वहां भी नहीं हुआ। तो अब उसको तो मैं जाहिर है जोड़ूंगा उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से भी जोड़ूंगा, बानी पीटीआई का भी बयान सामने आया था इस पे, तो बानी पीटीआई का भी बयान सामने आया था कि अब तक अपॉइंट क्यों नहीं किया गया। और वो मेरा ख्याल से बैरिस्टर गौड से ही बानी पीटीआई ने पूछा था कि क्या वजह है इसमें इतना डिले। स्पीकर साहब की पेंडिंग है। हम लोगों ने एज अ पार्टी और एज अ पार्लिमानी पार्टी वो जो है वो जमा कराई हुई है, रिक्विजिशंस दोनों जमा कराई हुई है, स्पीकर के पास भी और सेनेट चेयरमैन के पास भी। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। सुनने में यह आया मीडिया के थ्रू कि जी उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी का इस पर ना मुजाहरा करें और फिलहाल ठहर जाए, देखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या है। हमारे हिसाब से और रूल के हिसाब से मुझे तो मेरे हिसाब से तो फर्क नहीं पड़ता। जो रूल है, रूल के हिसाब से तो वो पोजीशन वैकेंट नहीं छोड़नी है, वो तो आपको अपॉइंट करनी है। जब आपके पास मेजॉरिटी की आ जाती है तो आपको वो कर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 101 लोगों की अपोजिशन है उसमें कौमी असेंबली में। अभी तक उसमें 74 मेंबर्स ने वो अपना साइन करके दे दिया है, कंसेंसस के भी कंसेंट दे दिया है कि वहां पे महमूद खान अचकज़ई साहब को जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उसको नॉमिनेट किया जाए। वहां भी नहीं हुआ, सेनेट में भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राजा खालिद साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम को अभी साल ही गुजरा था और हमने इसकी एनिवर्सरी भी मना ली और 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। इसमें मफादात किसके हैं, फ़ायदा किसका है? क्या ये तरमीम आवाम के लिए लाई जा रही है या चंद पोलिटिकल जमातें ऐसी हैं जिनकी वजह से तरमीम लाई जा रही है? मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें फायदा है। जाती तौर पे मैं समझता हूँ, मेरी पिछले साल भी यही राय थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए
जिस तरह के जर्मनी में है, साउथ अफ्रीका में है, इटली में है, इसलिए कि वो जजेस पे डबल बर्डन पड़ गया है। वो 11 बजे से पहले रूटीन के केसेस करते हैं, जो सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, टैक्स मैटर्स हैं, बैंकिंग से रिलेटेड केसेस हैं, और उसके बाद 11 या 11:30 बजे बैठ के तो फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं उन्हें सुनना शुरू करते हैं। तो लिहाजा बेहतर ये था कि वो जो 11 जजेस या 13 जजेस एक साइड पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुनते हैं, उन्हीं पे मुश्तमिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दी जाए, जिसमें सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं अंडर आर्टिकल 184(3) या फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जिन्हें हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, जिसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, या फिर वो उसमें कोई इस तरह की वायरीज को चैलेंज किया गया या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल है, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही उसकी समाअत करती है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो अलग से उसकी समाअत करे, ताकि जो आम आदमी है जिसके सिविल केसेस पेंडिंग है, जो जेलों में लोग गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, एक अरसे से जेलों में उनकी जेल पिटीशंस उनकी पेंडिंग है, उनकी अपील्स पेंडिंग है, लेकिन दोज आर नॉट बीइंग हर्ड। तो ऐसी सूरत में जरूरी है कि वो जी राजा साहब, आपका ये कहना है कि आईनी बेंचेस उस तरीके से फ्रूटफुल साबित नहीं हुई हैं, और अगर वफाकी आईनी अदालत का क़याम किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेंगी। लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 243 के हवाले से भी बातचीत हो रही है, तो इसमें अगर अमेंडमेंट की जाएगी तो किन क्लॉजेस पे अमेंडमेंट की जा सकती है आर्टिकल 243? देखिए, ये तो मुझे आर्म फोर्सेस के हवाले से बात हो रही है कोई, लेकिन चूंकि अभी इसका कोई ड्राफ्ट या इसका क्रक्स सामने नहीं आया, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने उस तरह से इसका ड्राफ्ट नहीं है कि हम उस पर तबसरा कर सकें कि किस तरह से आर्टिकल 43 जो 243 वो ये है कि दी फेडरल गवर्नमेंट शैल हैव कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस। फिर ये इसका 1 है। 2 है विदाउट प्रेजुडिस टू दी generality of the foregoing provisions, the supreme command of the armed forces shall vest in the president। ये वैसे पहले से एक एडमिटेड बात है कि जो आर्म फोर्सेस का सरबराह है जी, दुनिया भर में वो अलामती तौर पे सही, लेकिन वो प्रेसिडेंट होता है या किसी मुल्क के अंदर चांसलर है। अमेरिका के अंदर अगर प्रेसिडेंट है तो वो चूंकि 2 तरह की कैप्स पहनता है, वो चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव भी होता है जी, और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। तो ऐसी सूरत में वो भी वही होता है उसका आर्म फोर्सेस का सरबराह। तो ये चूंकि इसका कोई आउटलाइन या इसकी जो इसका जो खाका है वो मेरे सामने नहीं है, जिसकी वजह से बुनियाद पे मैं कोई तबसरा कर सकूं, लेकिन कोर्ट्स के हवाले से जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, मेरी जाती राय पिछले साल भी यही थी, अब उसी को दोबारा उसी का यादा करता हूं कि वो अलग से बननी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अलग से सुने जाने चाहिए, और जो रूटीन के मैटर्स हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पे उनकी समाअत करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। रजा हारून साहब, ये बताइएगा, क्योंकि पीटीआई ने तो ये वाज़ेह कह दिया है कि वो उस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगी, मौलाना साहब से भी मुशावरत नहीं हो रही है, ज़राए के मुताबिक एएनपी के लिए एएनपी से बातचीत हो रही है ताकि जो सेनेट में 3 वोट्स हैं वो मिल सकें। एनएफसी के मामले पे अगर हुकूमत आपकी बात मान जाती है तो फिर दूसरा एक बड़ा मामला है आर्टिकल 243 के हवाले से और इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से। इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना क्या स्टैंड लेगी? स्टैंड तो कल ही सामने आएगा जब सीईसी की मीटिंग हो जाएगी। मैं मुझसे आप वैसे पूछ सकती हैं, मेरा अपना जाती ख्याल क्या है। मेरा जाती ख्याल ये है कि 243 के अंदर जो अमेंडमेंट होनी है, मुझे लगता है ऐसा कि चूंकि फील्ड मार्शल के ओहदे का वहां जिक्र नहीं है और फील्ड मार्शल का आपने ओहदा दे दिया है, उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन या कोई कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर अमेंडमेंट करके उस ओहदे का वहां तस्करा किया जाए, ये तो मेरा ख्याल है। दूसरी बात है, देखिए एनएफसी का जहां तक ताल्लुक है, ये बड़ा संजीदा और सेंसिटिव मामला है। अगर आप याद करें जी, तो पिछले दौरे हुकूमत में जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, वो खुद इस हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव थे और वो चाहते थे कि एनएफसी में जो हिस्से ज्यादा चला गया सूबों को वापस हो। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से बहुत सारी अमेंडमेंट्स पे हमारे दोस्तों की राय पहले जो है वो मस्बत थी या मनफी थी, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि आईनी तरमीम का मामला है और आईनी तरमीम में जब तक मुसविद आपके सामने ना हो
जी। इस पे आप किसी अजम्पशन की बुनियाद पे, किसी ख्याल की बुनियाद पे गुफ्तगू जो है वो फिर मुनासिब नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तैनाती का भी मामला है, फिर साथ में ये भी इलेक्शन कमीशन का मसला यह है ना कि आइन में एक तरीकेकार है कि मुशावरत और बामानी मुशावरत होनी चाहिए लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के अंदर। यानी प्राइम मिनिस्टर, अब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बात ही नहीं करता, वो मिलता ही नहीं है, वो बैठता ही नहीं है। जो उमर अय्यूब साहब थे वो खत लिखते हैं। जब वो ये करेंगे तो वो जो आइन में एक शिक डाल दी गई है कि आपको मुशावरत से तैनाती करनी है, तो वो अगर वो स्टेज ही शुरू नहीं होता, तो इसलिए मेरे ख्याल में हो सकता है कि ये तरमीम आ रही हो कि इस मुशावरत के अलावा भी कोई ऐसी चीज शिक उसमें डाल दी जाए कि अगर बामानी मुशावरत ना हो पा रही हो तो किसी और तरीके से उस तैनाती को किया जाएगा। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे आपसे रजा हारून साहब कि जब नून लीग के अरकान से हमने बात की जो इस वक्त क़यादत के साथ मौजूद है, और चंद माह पहले भी जब हम उनसे बात करते थे कि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, तो वो कहते थे नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है और 27वीं तरमीम हम जो है वो नहीं ला रहे। ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई बिलावल भुट्टो साहब से। तो क्या इस मुलाकात से पहले ही मुशावरत जारी थी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और क्या इसी वजह से अब तक आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत नहीं बनाई कि वंस ये तरमीम हो जाए फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी? मैं समझता हूँ कि ये सर्कमस्टेंशियल तो हो सकता है कि हालात इस वक्त ऐसे हैं तो उससे ये नतीजा अखज़ कर लिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंस है हुकूमत बनाने से ज्यादा, हुकूमत साथी से ज्यादा आईनी मामला को देखना। तो बेशक हुकूमत बने या न बने, हुकूमत रहे या न रहे, आइन के अंदर जो तब्दीली हो रही है वो पैरामाउंट है, उसका इम्पैक्ट। अच्छा देखिए, एक और भी चीज होती है ना, हमारे दोस्त यहाँ और भी हैं, वकील भी मौजूद हैं, बताएंगे। जब आइन में कोई तब्दीली हो जाती है तो वो एक पेरेंट लॉ है, वो सुप्रीम लॉ है, फिर उसके नीचे तमाम कवानीन में वो तब्दीलियां हो जाती हैं, वो फिर पॉपुलेट होती है नीचे कानून में। तो इसीलिए आईनी तरमीम को बहुत अहमियत हासिल है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये सोचना कि जी फला जगह ये हो जाएगा तो हुकूमत बन जाएगी, तो हमारे पीटीआई के दोस्तों का ये सोचना कि जी इस वक्त हम जो है एक अलग से मैं ये शादी नहीं होने दूंगा वाली बात करके खड़े हो जाएं महल्ले के अंदर और शोर मचाएं ताकि हमारी इंपॉर्टेंस हो, नहीं। हमें अगर आईनी तरमीम आ रही है, ठीक है, हुकूमत लेकर आ रही है, हुकूमत का राइट है कि वो आईनी तरमीम लेकर आए। उस आईनी तरमीम पे किस चीजों पे आप अग्री करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, किस पे कंसेंसस डेवलप होता है, ये आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे। अच्छा, अजहर लगारी साहब ये बताइएगा कि 2.5 साल में ये दूसरी बड़ी तरमीम है जो नून लीग लेकर आ रही है, आप इस तरमीम को कैसे देख रहे हैं? क्या ये तरमीम इतनी लाजमी है, इतनी ज़रूरी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी मामला है, जिसमें आर्टिकल 253 का भी मामला है और NFC का भी मामला है? लगारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सारा मामला कंट्रोल का, आप देखें ना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैंने कहा सारा मामला कंट्रोल का है जी, आवाम का तो मामला है ही नहीं इसमें। और रजा भाई कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं, जैसे भी आपने नंबर्स बनाए, रिजर्व सीट्स थी, आईनी बेंच जो बना उसने अभी तक सिर्फ 2 फैसले दिए हैं, एक मिलिट्री ट्रायल का फैसला दिया है और दूसरा रिजर्व सीट का फैसला दिया है। इसके अलावा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बना के देख लें फेडरल कोर्ट भी। अब आप जाहिर है वो जो रिजर्व सीट थी वो हमारी सीट थी, ये हम सब जानते हैं, बहरहाल वो हमें नहीं मिली और वो सीटें जो है वो दूसरी पार्टियों को बांट दी गई। मेरे ख्याल में वो डिजर्व नहीं करते थे, उनको नहीं लेनी चाहिए थी। कम से कम जो जमहूरियत की जो चैंपियन जमातें हैं उनको तो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस है वो उन्होंने ले ली। जाहिर है अब एक मौका मिलता है सियासत में तो कौन छोड़ता है, तो नहीं छोड़ा उन्होंने। लेकिन वो अब जो भी ये तरमीम आती है किस तरह होती है, नंबर्स तो आई डोंट थिंक सो कि इनके पास नंबर्स कम है, नंबर्स तो इनके पास पूरे हैं। बिल्कुल। और पिछली तरमीम जो दूसरी तरमीम हुई थी वो भी आपको पता है किस तरह हुई थी, उस पे कितनी वो शोर मचा था, कितनी मुश्किल थी। ये तरमीम खासा आसान लग रही है लगारी साहब। अभी तक उस तरमीम का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में केस चल रहा है, उसका डिसाइड हुआ नहीं है और ये 27वीं आ गई है। मुझे बताएं इस पे कौन सी मतलब ऐसी बात है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, रजा भाई भी ये बात जानते हैं। 18वीं तरमीम में कुछ नहीं होगा, NFC अवार्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, ये इनको विन विन सिचुएशन बनेगी इनके लिए, दूसरी तरमीम में हो जाएंगी। अब जिस तरह ये असिस्टेंट कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को पावर दिए जा रहे हैं, मैजिस्ट्रेट पावर, ये 2001 में खत्म हो गए थे, तो अंग्रेजों के दौर के बनाए हुए कानून है जो वो मतलब कंट्रोल करने के लिए गुलामी के दौर के कानून है, तो खत्म हो गए थे। इनको दोबारा बहाल करने का मकसद क्या है, मुझे तो समझ नहीं आती बात ये।
अब ये बजाय इसके कि नए जजेस आप जो है उसमें लाएं, जो नीचे कोर्ट्स हैं उसमें वो नहीं लाए जा रहे, बजाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सीनियर जजेस को बिठाया जाए। अब कैसा जी। पाकिस्तान देखे ना, कैसा अजीब सा मुल्क है कि यहाँ का चीफ जस्टिस जो है वो आईनी मुकदमा नहीं सुन सकता। आप कमाल देखेंगे। और उसके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो भी आईनी मुकदमा नहीं सुन सकते। जूनियर जजेस सुन रहे हैं लेकिन सीनियर जजेस नहीं अच्छा, सुन रहे। ये पॉइंट हम राजा खालिद महमूद साहब से भी पूछेंगे। ठीक है जी सर। जी जी सर जी खदीजा जी, राजा साहब, अदर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये अलमिया है कि 2 सीनियर जजेस भी पाकिस्तान के केसेस नहीं सुन पाते, आईनी केसेस नहीं सुन पाते, जबकि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। मैं माजूद के साथ अर्ज करता चलूं कि सीनियर जजेस ने मैं बहुत अरसे से एक बात कहता हूं कि इस मुल्क को अगर नुकसान पहुंचा, इसके अदारों को नुकसान पहुंचा, तो उन अदारों ने खुद नुकसान पहुंचाया। मैंने, रजा साहब ने, लगारी साहब ने या किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया। अदलिया को अगर नुकसान पहुंचा है तो अदलिया ने खुद उसे डैमेज किया। दीन को अगर नुकसान पहुंचा तो हमारे उलमा कराम ने पहुंचाया, वो इसके जिम्मेदार हैं। जिस तरह जिस अदारे का नाम लेंगे, डेमोक्रेसी को अगर नुकसान पहुंचा तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने नुकसान पहुंचाया। जिस अदारे का नाम लेंगे तो उस अदारे के जो परवरदा है, उस अदारे का जो राग लापने वाले हैं या उस अदारे के अंदर के लोगों ने उससे नुकसान पहुंचाया। आप देखिए कि ये जो 2 सीनियर मौजूद जजेस हैं जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे दोस्त जी, तो इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हुए, या रिजर्व सीट्स की जहां तक बात हो रही है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतअद्दिद आर्टिकल्स को अमेंड करते हुए वो जो 3 दिन के अंदर जिन लोगों ने, आजाद लोगों ने, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने वाले लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना था, उन्हें 15 दिन दे दिए। ठीक हो गया। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मगायर है, उससे बिल्कुल मुतसादम है। फिर ऐसे भी हुआ कि जो पार्टी आपके रूबरू पार्टी नहीं थी केस में, ना तो इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, तो एक दरखास्त किसी की तरफ चली गई, किसी एक बंदे की तरफ से गई, और वो भी ये थी कि मुझे फलां पार्टी SIC की रिजर्व सीट दी जाए। तो आपने जो CPC तो फिर राजा साहब ऐसे भी तो वाकयात हुए ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है और यहाँ वजीर आला KPK को मिलने नहीं दिया जा रहा बानी PTI से, ये भी तो हुक्म उधूली है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो इन लेटर एंड स्पिरिट उसे अप्लाई किया जाना चाहिए, उसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उसके वाकयात क्या थे, क्या हालात हैं, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन कोर्ट का जो भी ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट का कतन किसी भी कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून से बाहर जाके फैसला दे, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल के डोमेन में, जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता वो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम फैसले दे। माजी में ये होता रहा, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे और इस तरह की तरामीम लाई जा रही हैं ताकि एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप अलग से किया जाए जी। और वो सारे जजेस, वो यानी सारे लोग भूल गए कि वो हम ख्याल बेंचेस क्या करते थे। वो जब बार बार दरखास्तें जाती थी कि आप 3 के अलावा यानी 17 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के, तो 14 और भी हैं, फुल कोर्ट तश्कील दे दें जी। आप पे इल्जाम आ रहा है कि आप हम ख्याल बेंच हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुजर थे, इस पे मुसर थे कि नहीं हमने ही सुनना है, हर सूरत में हमने ही केस को डिसाइड करना है। यहाँ तक कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने अपनी सास मोहतरमा का केस जिसमें उनकी जात भी इन्वॉल्व थी वो भी खुद समाप्त करने से गुरेज नहीं किया, तो हालात बिगाड़े गए, जिसकी वजह से ये बार बार अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो अल्लाह करे कि ये आइंदा, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक बिल्कुल फुल स्टॉप लगे और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना करना पड़े। लेकिन इस अमेंडमेंट से ये जो कहा जाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का 26वीं तरमीम ने उसका होलिया और बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं पे भी ये डेफिनेशन नहीं आती कि जो अदलिया की जुरिस्डिक्शन है या जो अदलिया का अख्तियारात हैं उन्हें तकसीम करना या उन्हें यानी मजीद फैलाना, ये सारी चीजें उसके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती। अदलिया भी कॉन्स्टिट्यूशन ही की क्रिएशन है। बिल्कुल तो लिहाजा 18वीं तरमीम आई, उससे पहले 17वीं तरमीम आई, तो उनके जरिए भी जो ये जुडिशल कमीशन ये सारी चीजें बनी
तो वो भी ज़ाहिर है एक तरमीम के कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब से ये भी जानेंगे कि अगर ये तरमीम हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तरमीम लाई जाएगी, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? इस तरमीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी या फिर अदालत का रुख करेगी? आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अज़हर लगारी साहब से कि ये तरमीम जो है वो मुमकिन तौर पे ऐवान में लाई जाएगी, और वंस जब ये तरमीम आ जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा बानी PTI से। अज़हर लगारी साहब, क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात से मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही सुहेल आफरीदी की, तो इस तरमीम का मिला जुला हाल और बानी PTI से मुलाकात भी ना हो पाना, उसके बाद क्या हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी प्रोटेस्ट की तरफ जाएगी? जी, ये मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसके बारे में पार्टी की जो पॉलिटिकल कमेटी है या जो क़यादत है वो फैसला करेगी। अभी इस पे कोई गौर नहीं हुआ। और जहां तक बात है सुहेल आफरीदी साहब की, ना सिर्फ सुहेल आफरीदी साहब की बल्कि किसी भी पार्टी रहनुमा की उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। और अफसोस की बात है बड़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बार बार इसको ऑर्डर कर रही है और बार बार वहां से जो है वो उसको ऑर्डर को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। और कोर्ट को अपने या तो वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट कराएं, या तो हमें बताया जाए कि जी कोर्ट ये आपके लिए नहीं है, आप कहीं और चले जाएं, प्रोटेस्ट कर लें। अगर आप अदालती रास्ता भी बंद कर देंगे, कानूनी रास्ता भी बंद कर देंगे, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी अगर ये रास्ता बंद कर देंगे, वो सुहेल आफरीदी बिल्कुल ठीक कहते हैं। बार बार वो कहते हैं आप मुझसे सवाल करते हैं कि मुलाकात ना हुई तो क्या होगा, आप ये सवाल क्यों नहीं करते कंसर्न लोगों से कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही? और ये गलत है। ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो है ना कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आप मुलाकात नहीं होने दे रहे एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की अपने लीडर से। ये तो मुलाकात उनका हक है। और उसके अलावा उनके जो दीगर सियासी पार्टी के जो कायदीन हैं, दोस्त हैं, रुफका हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर दिए हुए हैं, कोई खान साहब की मर्जी के ऊपर तो नहीं हो रहा, तो कोर्ट के ऑर्डर माने नहीं जा रहे। तो अब ये एहतजाज का जो फैसला है ये भी खान साहब करेंगे और खान साहब का मैसेज वो भी आ ही जाएगा। और कितनी भी मुलाकातें रोक ले, कोई ना कोई तो किसी न किसी की मुलाकात उनसे हो जाती है। अभी पिछली मरतबा उस्मा खानम की उनसे मुलाकात हो गई थी जी, अगली मरतबा किसी और से हो जाएगी। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वहां से तो पार्टी उसी के हिसाब से फैसला करेगी। और उसके अलावा अगर मुलाकात नहीं होती है तो उस सूरत में पॉलिटिकल कमेटी फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक है। रजा हारून साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत कब बनाने जा रही है? पहले तो ये बातें हो रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा, फिर उसके बाद ये बातें हुई कि आया चौधरी यासीन को वज़ीर आज़म बनाया जाए या ना बनाया जाए, फिर दो नाम भी सामने आए, लेकिन ताहाल कोई तहरीक नहीं लाई गई आज़ाद कश्मीर की असेंबली में। मेरे ख्याल में इसका फैसला अभी तक चेयरमैन साहब ने किया नहीं है बाकायदा। तो चेयरमैन साहब के प्रेरोगेटिव है, वो जिस दिन ये फैसला करेंगे कि इत्तेमाद की तहरीक आनी है, अदम इत्तेमाद की, तो पार्टी उस वक्त एक्टिव हो जाएगी। तो इस वक्त जो है वो फैसले का इंतजार है कि चेयरमैन क्या फैसला करते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कि ये 6 से 7 माह की हुकूमत होगी आप लोगों की आज़ाद कश्मीर में, तो ये ज़्यादा मुफीद रहेगा या तो फिर ये ज़्यादा मुफीद रह सकता है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस करवाए जाएं? बहरहाल सोल्यूशन तो यही होना चाहिए कि 6-7 माह की हुकूमत के बजाय नए इलेक्शंस में जाया जाए। अगर इतना ज्यादा वहाँ डिस्प्यूट्स हैं और कंफ्यूजन है कि एक वजीर आजम को अदम एतमाद के जरिए बाहर किया जा रहा है, तो मुनासिब उसके बाद यही होता है कि फौरी इलेक्शन करके अवाम के पास चला जाए और अवाम से राय ली जाए। बहरहाल हुकूमत करने का हक तो अवाम देती है ना, और अवाम की राय और मंशा का एहतराम होना चाहिए। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई, फिर उसके बाद आईनी बेंच को इल्म में लाया गया। आईनी बेंच उस तरीके से मुस्बत साबित नहीं हुई और अब बात की जा रही है कि आईनी अदालत बनाई जाए। क्या समझते हैं आप? जी, क्यों मुस्बत साबित नहीं हुई? हो रही है, अपने फैसले कर रहे हैं। तो फिर आईनी अदालत क्यों बनाई जा रही है? आईनी अदालत इसलिए बनाई जा रही है कि बुनियादी मुतालबा आईनी अदालत ही का था, और आईनी बेंच के अंदर जो कंफ्यूजन आया, भी आपने पिछले दिनों अगर हियरिंग सुनी हो तो उसमें बहुत सारे सीनियर वकला को भी इस हवाले से कंफ्यूजन था कि भाई ये आईनी बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट जो आईनी बेंच नहीं है। तो अगर उस कंफ्यूजन को भी खत्म करने के लिए, दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा है
ये सिर्फ ऐसे नहीं कि पाकिस्तान में कोई आईनी अदालत बनेगी तो कोई नई चीज हो जाएगी। तो अगर आईनी अदालत बन जाती है, जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का तो इस पे इत्तेफाक था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, और पाकिस्तान के बहुत से और सिविल सोसाइटी के हजरात भी यही चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी आईनी बेंच बना था, अब जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है वो जाहिर है तो कुछ नहीं होता। जब पिछली हमारी चीफ जस्टिस साहब बैठा करते थे 18 के दौर में, 19 के दौर में, तो उनके फैसलों का यही था कि मखसूस बेंच बैठती थी हम ख्याल लोगों की, उनको फुल कोर्ट का कहा जाता था, वो फुल कोर्ट नहीं बनाते थे, मना कर देते थे, उसके बाद नहीं होता था। तो ये तो जजेस की अपनी इंटेग्रिटी की बात है कि जजेस जब फैसला करते हैं, बेंच में बैठे हुए हैं या कोर्ट में बैठे हुए हैं, तो उन फैसलों की अहमियत होनी चाहिए। अच्छा लगाई साहब, ये बताइएगा कि बानी पीटीआई ने इनकार कर दिया है कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, तो हर बार बानी पीटीआई की जानिब से ये मना कर दिया जाता है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो फिर आखिर वो बात किससे करेंगे? नहीं, देखें, इस तरह उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उसके लिए महमूद खान अचकज़ई उनसे बात करें। ये उन्होंने नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं करते। ये बात उन्होंने अपने उसमें अपनी बहन को बताई थी कि ये आप बाहर जाके मैसेज दें कि जिससे भी मुज़ाकरात करने हैं तो वो मेरी तरफ से महमूद खान अचकज़ई साहब नॉमिनेटेड हैं, तो उनसे मुलाकात की जाए। अच्छा, लेकिन बानी पीटीआई का हमेशा से एक यही कहना होता है कि मेरा मैंडेट मुझे वापस कर दिया जाए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? कहाँ से हो पाएगा? शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेचारे फॉर्म 47 पे खड़े हुए हैं। वो अभी ये पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान जो एक टसल हुई मरियम नवाज के हवाले से, उसमें पीपल्स पार्टी के लोगों ने खुद कहा, इवन बहुत सारे दूसरे इंडिपेंडेंट लोगों ने कहा कि जी आप तो फॉर्म 47 की उस पे खड़े हुए हैं बुनियाद पे, तो वो कहाँ से वो उसके बगैर वो खड़े हो सकते हैं? तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, देखें, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अवाम की इसमें कौन सी भलाई के लिए अमेंडमेंट्स हो रही हैं, 26वीं हो या 27वीं हो, क्या हुआ है उसमें? कितने जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच पाते हैं? अब ये जितना भी हो रहा है, मेरा अपना जो व्यू है, मेरी पार्टी का भी यही व्यू है कि जितना भी वो हो रहा है वो सब कुछ सब बुग़्ज़ इमरान में हो रहा है। उनको रोके जाने के लिए हो रहा है, उनको बंद करने के लिए हो रहा है, उनको मजीद कैद में रखने के लिए हो रहा है, और उनकी पार्टी पे सख्तियां बढ़ाने के लिए हो रहा है, ताकि वो बिल्कुल ही एक मफलूज तरह की जो है रज़ा वो हारून साहब, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी देखी गई है जब हमने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का मना कर दिया, आप थोड़ा हंस भी गए उस बात पे, तो मैं ये जानना चाहूंगी शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं? जी सर, आप अभी आपके फेस पे एक हल्की सी मुज़ाकरात के हवाले से एक तंजिया मुस्कुराहट आई थी जब हमने कहा कि बानी पीटीआई जो मैं मुस्कुरा तो सकते हैं ना, वो मुस्कुराहट तो देंगी ना किसी को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके कहने पे मैं भी यहाँ पे हंस रही हूँ। अगर आपको याद हो तो ये हर मुज़ाकरात में ऐसा ही हुआ है। पिछले मुज़ाकरात भी गालिबन अक्टूबर में चल रहे थे पिछले साल, जिसको उन्होंने वन साइडेड मना कर दिया, पहले इजाज़त दी फिर मना कर दिया, फिर हर वो बात वो अभी आप देखें ना, पिछली पोस्ट अगर आप देखें, अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ रज़ा भाई, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन वो अभी भी यही हुआ कि सोहेल आफरीदी साहब से बात की शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं, तो उन्होंने कहा जी पूछ के बताता हूँ। वो मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू मुझे नहीं लगता इस तरह हुई होगी लगारी भाई। वो जाहिर है उन्होंने कहा होगा कि मैंने दरखास्त दे रखी है, तो वज़ीर आज़म को तो नहीं दी हुई थी ना, उसकी तरदीद नहीं की। लाइटर नोट में मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना ये था कि एसओपी के तहत ही मुलाकात हो सकती है। जी रज़ा हारून साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ अभी इमरान खान की आखिरी पोस्ट अगर आप पढ़ें जी, अगर आप उसको सिर्फ पढ़ के सुना सके अपने टीवी पे, तो बड़ी बात हो जाएगी। मतलब अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ख्वाहिश है एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट को आप क्या रहे हैं अपनी पोस्ट के अंदर, तो ये सीरियसनेस, ये बुर्दबारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होती चली जा रही है, और फ्रस्ट्रेशन में वो एक बात कर जाते हैं, अब वल्लाह आलम वो करते नहीं है कि नहीं करते हैं, या उनका सोशल मीडिया हैंडल करने वाला ये बात लिख देता है। इतनी खतरनाक पोस्ट है पिछली खदीजा कि अगर आप, मैं कहता हूँ आप या लगारी साहब उसको पढ़ के नहीं सुना सकते। अच्छा रज़ा हारून साहब, बताएं ना, क्या ये वो रवैया है, क्या ये वो अंदाज है जो अफाम तस्लीम मुज़ाकरात के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जमहूरियत की बात की है, तो फिर आपसे ये भी जान लेते हैं कि अगर कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं तो फिर क्या एक सीएम को नाके पे रोकना घंटों घंटों और अपने चेयरमैन से मुलाकात ना कर सीएम का
सीएम का ये कोई प्रिविलेज नहीं होता कि वो किसी भी जेल में जाके किसी भी कैदी से मिले, कोई प्रिविलेज नहीं होता। ठीक है। जो जेल का जो इंचार्ज है वो जेलर है और वो जेलर तय करता है मुलाकातों नहीं, का। कोर्ट अब के अगर ऑर्डर तो हाई मौजूद है ना कोर्ट से सर? सुन तो ले, अगर हाई कोर्ट से ऐसे ऑर्डर हैं कि सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए तो उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब का ये कहना बहुत ही मायूब बात है कि मैं अपने लीडर से मिले बगैर कोई काम नहीं करूंगा। भाई आप वजीर आला मुंतखब हो गए हैं, इमरान खान साहब आपके बिल्कुल महबूब कायद भी होंगे, महबूब लीडर भी होंगे, वो आपके पार्टी के चेयरमैन नहीं है जी। आपके पार्टी का चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर। और आपको अगर इतना ही मशवरा देखे ना, कभी मशवरे के लिए शाह महमूद कुरैशी के पास क्यों नहीं जाते ये लोग? वो भी तो पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन है, बेहतरीन लेकिन मुखालिफिन तो ये भी कहते हैं कि मशवरे के लिए मरीम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के पास भी जाती हैं, शहबाज शरीफ भी चले जाते हैं नवाज शरीफ के पास तो मशवरे के लिए। तो जाना चाहिए ना। जी। कब गए नवाज शरीफ के पास? वो जाने चाहिए उनको। मैं तो इनको भी कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा तो हम काम कोई नहीं करेंगे, हम मैं ऐसे वजीर आला मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, मैं अपने काम आईनी काम नहीं करूंगा, ये गलत बात है। मैंने तो कहा कि अगर कोर्ट ने उनको कह दिया है क्योंकि मुलाकात कराई जाए तो जेलर साहब से दरखास्त हम भी कर लेते हैं, आपके तवज्जो से करवा दो यार, क्या फर्क पड़ जाएगा मुलाकात में। लेकिन ये मुलाकात शाह महमूद कुरैशी से क्यों नहीं होती है, इसका जवाब चाहिए। ये मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक अरकान तो मिलकर आ गए हैं। लगारी साहब अगर आप इस पे कुछ कहना चाहें। साबिक अरकान का क्या? सलमान ख्वाजा साहब भी उनसे मिलके आ गए हैं और उसके अलावा भी वक्तन फवक्तन लोग उनसे मिलते हैं, कभी उनकी मुलाकात होती है कभी नहीं होती है। लाहौर की क़यादत भी उनके पास जाती रहती है। मसला ये है कि ये अपना 300-400 लोग तो हमारे जो हैं वो जेलों में हैं जिनको सजाएं हो गई हैं। अब काफी जो हमारे जो अहम रहनुमा थे उनको भी सजाएं उसमें हो गई हैं, वो भी मफरूर हैं, कोई गिरफ्तार है, कोई सरेंडर कर चुका है। तो अब बात यह है कि कौन एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है और बहुत सारे काम और भी होते हैं। इसके अलावा खान साहब ने जो डायरेक्शन देनी होगी तो वो दे देंगे। अगर उन्होंने कहा, अगर ऐसा कहा कि जी मेरी गैर मौजूदगी में जब तक मुझसे राब्ता नहीं होता तो आप लोग आपस में मशवरा करने की बजाय आप शाह महमूद कुरैशी साहब के पास चले जाएं, तो बिल्कुल ऐसा भी होगा। और शाह महमूद साहब हमारे बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनकी पार्टी के लिए खिदमात जो है वो बड़ी नाकाबिले फरामोश हैं। इस वक्त जो वो कैद काट रहे हैं, 2.5 साल हो गए हैं उनको, बेगुनाह कैद काट रहे हैं। उनको 4 मुकदमों में तो वो बरी भी हो चुके हैं। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो रिलीज हो, बाहर आए और हमें भी रहनुमाई दें। हम तो इसका कोई एतराज नहीं, लेकिन बात यह कि ऐसी कोई बात अभी हुई नहीं है। अभी खान साहब की मुकम्मल एक्सेस बंद हुई नहीं है। जहां तक दूसरी बात यह है कि सोहेल अफरीदी साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं काम नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा। तो सियासतदान है, सियासतदान बहुत सारी अपनी चीजों को जो है वो एज अ टूल यूज भी करते हैं ताकि उनकी मुलाकात हो जाए, उनके कुछ मुतालबात मान लिए जाएं। बहरहाल वहां से भी मैसेज यही आ गया, बगैर मुलाकात तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी काबीना बना ली ना। उन्होंने 10 रुकनी काबीना बना ली, 2 उन्होंने मुशीर ले लिए, एक स्पेशल असिस्टेंट ले लिया, तो अभी तो वो वहाँ पे हुकूमत का काम जो है वो कारोबार शुरू हो चुका है। अच्छा रजा हारून साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही बात कर रहा था जो लगारी भाई ने की। देखे ना, मैं शाह महमूद साहब का मैंने नाम क्यों लिया, आपको याद होगा, मुझे अभी याद नहीं कितने माह हो गए कि जो शाह महमूद साहब हैं, यास्मीन नाशिद साहब है, महमूद रशीद साहब है, एजाज चौधरी, उमर चीमा, इन्होंने हाथ से लिख के दस्तखत खत रिलीज किया था कि भाई हम यहाँ लाहौर में बैठे हैं, हम कोट लखपत जेल में, हमसे आके मुशावरत करें, बहुत से मामला में हमसे उन्होंने तो शिकायत की थी, इनको छोड़े जो लोग अभी मिलने गए थे। तो मेरा मानना ये है कि देखें, ये जो अभी लोग मुलाकात करके आए हैं शाह महमूद साहब से, मैं समझता हूँ कि उनका जो नजरिया नीयत मुझे नहीं मालूम, वल्लाह आलम क्या है, लेकिन पार्टी की तरफ से निगलेक्ट करना लगारी साहब इतने सीनियर आदमी को, और ये सोचना कि सारे फैसले हर चीज खान साहब को ही पता होगी, ये क्या शख्सियत परस्ती नहीं है? क्या ये आप क्या ये सियासी जमात का कलर दे रहे हैं या तस्वीर दे रहे हैं, या आप ये किसी शख्सियत परस्ती, किसी कल्ट फॉलोइंग का तस्वीर दे रहे हैं? अच्छा, ये बात मौलवी महमूद साहब ने भी लगाई साहब हमारे प्रोग्राम में कही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तबीयत नासाज है, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन केपी हुकूमत जो कि पीटीआई की हुकूमत है, उनमें से कोई नहीं गया शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात के लिए। अच्छा, मुझे जी केपी का नहीं पता कि वहां से वजीर आला तो नहीं गए, ये तो मुझे पता है। उनके अलावा कोई और गया है नहीं गया मुझे नहीं पता। मैं ये सवाल जरूर करूंगा अपनी पार्टी से भी कि कौन गया है वहां पे। दूसरी बात ये कि ये प्रॉब्लम क्या है ना रजा भाई, कि प्रॉब्लम ये है कि ये जमात ऐसी है जिसमें यानी कोई खानदानी वो विरासत नहीं चल रही।
मतलब ये नहीं हो रहा कि खान साहब नहीं है तो उनके जो है बेटे हैं वो लीड कर रहे सही। हो, या उनके भाई कोई लीड कर रहे हो, या बहन उनकी कोई लीड कर रही हो। बहनें उनकी सिर्फ एक काम करती हैं, वो बाहर आके खुद बताती हैं कि ये हम सिर्फ पैगाम दे रहे हैं एज इट इज जो उन्होंने दिया है, इसके अलावा वो और कोई काम किसी टॉक शो में किसी प्रोग्राम में वो नहीं जाती सही। हैं। दूसरी बात ये कि ये प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रही हैं, एक तो ये कि कोई खानदानी सियासत नहीं है, दूसरा ये है कि खान साहब की जो मुलाकातें रोकी जाती हैं, ये इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। अभी हमारे भाई ने बात की कि देखें, नवाज शरीफ साहब जब कन्विक्टेड थे वो लंदन में रहते थे और अभी उनकी सजा माफ नहीं हुई थी। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उसके बाद वो लंदन गए थे उनसे मिलने, सही। और वहां पे मिलके उन्होंने पूरी मुशावरत की थी, और मुशावरत डंके की की थी। चोट पे कहा कि जी मैं तो उनकी इजाजत के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि उनके मशवरे के बगैर मैं कोई चीज करूं। अब मुझे नहीं पता अब स्टेटस क्या है, अब उनसे हर कोई मशवरा करने जाता है या हर चीज उनकी मशवरे से होती है नहीं होती। आई एम श्योर, आई होप, आई प्रे कि अल्लाह करे कि वो असेंबली 1 साल के बाद कम से कम ये वोट देने आ जाए, क्योंकि पिछली मरतबा भी वो शायद वो पंजाब के 26 हवाले से अमेंडमेंट तो मरीम नवाज साहिबा जो है वो मुशावरत करती ही हैं। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, अजहर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाजरीन, अब हम बात कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, अब देखना ये है कि तमाम सियासी जमातें इस पर अपना क्या स्टैंड लेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तगोदौड़ 26वीं आईनी तरमीम में भी की थी और 27वीं आईनी तरमीम में भी करने जा रही है, लेकिन चंद ऐसी जमातें हैं जो इस हवाले से अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवा सकती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अला निगरबान।